वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने बेसिक्स ऑफ कंक्रीट, हिस्ट्री ऑफ कंक्रीट और उसमें जो जितने भी एलिमेंट्स ऑफ कंक्रीट उसके बारे में पढ़ा था, और हमने सीमेंट के बारे में कुछ चीजें हमने स्टार्ट की थी। तो जो चीजें हमने सीमेंट के बारे में पढ़ी थी उनको थोड़ा सा सरसरी तौर पे लेते हुए आज हम लोग उसी का आगे का पार्ट कवर करेंगे। तो सीमेंट के बारे में हमने सबसे पहले जो है थोड़ा सा सीमेंट की हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा कि सबसे पहले जो प्रोडक्शन सीमेंट जो है वाज डन बाय सर विलियम एस्पटीन इन 1824। लेकिन जो करंट फॉर्म जो हम सीमेंट का हम देखते हैं ओपीसी वगैरह, वो चार्ल्स जॉनसन द्वारा 1845 में किया गया। बेसिकली सीमेंट क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ चॉक, क्ले एंड सिलिका। ये तीन मटेरियल का मिक्सचर है जिसको हम लोग 1400 और 1450 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं। तो वो आपस में क्या हो जाते हैं? दे फ्यूज टुगेदर। फ्यूज होने के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है, एंड प्रोडक्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड एज क्लिंकर। जो कि क्लिंकर इज नथिंग बट द स्फेरिकल बॉल ऑफ अराउंड 3 to 25, मतलब वेरिएबल साइज के होते हैं, 3 से 25 mm के साइज के अलग अलग डायमीटर के क्लिंकर्स बनते हैं, है कि नहीं? और ये जो क्लिंकर्स हुआ करते हैं हाई टेम्परेचर पे, इसमें से 20 to 30% आपका जो मटेरियल लिक्विड फॉर्म में क्रिस्टलाइज होता है उसी को हम लोग कहते हैं सीमेंट। अब ये जो सीमेंट हमें मिलता है क्लिंकर के फॉर्म में, इसे हमें ग्राइंड करना होता है। इसे हमें क्या करना होता है? इसे हमें ग्राइंड करना होता है। अब जो हमारा एक्चुअल जो सीमेंट हमको मिलता है वो क्लिंकर के फॉर्म में होता है, लेकिन उसके साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि उसको जैसे ही मॉइस्चर मिलेगा, पानी मिलता है, फ्लैश सेटिंग हो जाएगा, बहुत जल्दी वो सेट हो जाया करता है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को मतलब थोड़ा सा वर्केबल टाइम के लिए, सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए हम लोग उसके अंदर क्या करते हैं? वी ऐड सम अमाउंट ऑफ व्हाट वी से जिप्सम, ताकि थोड़ा सा हमें वर्किंग टाइम मिल जाए। दूसरी चीज हमने जो बात की थी वो ये है कि हमारा जो सीमेंट जो है वो तो पोर्टलैंड सीमेंट हो गया, जो हमने बात बताई आपको। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे हमारा पीसी पीपीसी करके एक सीमेंट हुआ करता है। तो मैंने आपको सीमेंट का पूरा मैकेनिज्म बताया था, कंक्रीट के अंदर सीमेंट का क्या रोल है। दो रोल है। एक तो जो है आपका जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर जो फाइन पार्टिकल जो कि सैंड के बीच में जो वॉइड्स हो जाते हैं, एज अ फिलर मटेरियल के तौर पर हमें सीमेंट हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एक उसका जो काम होता है, एक जेल बना के सब एग्रीगेट्स को, मिनरल एग्रीगेट्स जो होते हैं उन सबको आपस में बॉन्ड कर देना, जोड़ देना। तो बॉन्डिंग और जोड़ने के लिए तो आपको सीमेंटिशियस मटेरियल की आवश्यकता है, लेकिन जो पोर फिलिंग के लिए, वॉइड फिलिंग के लिए जो पार्ट है, वो पार्ट हमारा कहीं ना कहीं वोल्केनिक ऐश या एक्टिव सिलिका, या जिसको हम फ्लैश कह सकते हैं, उसके उसकी सहायता लेके हम करते हैं। तो आज के जमाने में हम लोग ओपीसी के अलावा पीपीसी भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें अंदर ये वोल्केनिक ऐश, एक्टिव सिलिका, इन इस प्रकार की चीजों को हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं। तो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज पोजोलैनिक सीमेंट। बिकॉज ये जो वोल्केनिक ऐश हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये इनिशियली एक विलेज है पोजोलाई करके, वहां से ऑब्टेन किया जाता है, इसलिए दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल इट एज पोजोलैनिक पोर्टलैंड सीमेंट, पीपीसी हम लोग आमतौर पर कहते हैं। ठीक है, करंट फॉर्म में जो आजकल हम लोग सीमेंट इस्तेमाल करते हैं वो आपको अंडर वाटर कॉन्क्रीट भी जो है वो सेट और हार्ड होने की प्रॉपर्टी होती है। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोलिक सीमेंट। कंपोजिशन के बारे में हमने पिछले सेशन में बात की थी। तो जैसे हमने आपको बताया कि शुरू में कि तीन टाइप के मटेरियल जो है उसका जो है कंपोजिशन हमारा सीमेंट होता है, दैट इज कैल्शियस मटेरियल यानी लाइमस्टोन या चॉक, अर्जिलेशियस मटेरियल यानी कि क्ले या शेल, तीसरा सिलिशियस मटेरियल सिलिका। इन तीनों को जैसे हमने आपको बताया कि इसको एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन, अभी हमने आपको बताया था उसके बारे में भी, प्रोपोर्शन के अंदर इनको हम लेते हैं, बाद में उनको प्रोपोर्शनिंग करेंगे सारे मटेरियल को, फिर उसको हम ग्राइंड करते हैं, फिर बाद में उनकी मिक्सिंग करते हैं, फिर बाद में रोटरी किल में 1400 से 1450 डिग्री सेल्सियस तक हम क्या करते हैं? वी हीट देम। हीट करने के बाद में हमें जो मिलता है, जैसे हमने आपको बताया कि क्लिंकर मिलता है मटेरियल फ्यूज होने के बाद में। और ये जो क्लिंकर होता है इसको हमें क्या करना पड़ता है? डिजायर्ड फाइननेस के हिसाब से हम उसको ग्राइंड करते हैं बेसिकली। जैसे इसको सिंपल ऐसे आप जाते हैं ना फ्लोर मिल, चक्की पे जाते हैं आटा पीसने के लिए, आप अपने अनाज लेकर जाते हैं, तो फिर आपको कितना, थोड़ा सा बिल्कुल ही फाइन आपको चाहिए कि थोड़ा सा उसके अंदर ग्रैनुलर टेक्सचर टाइप का चाहिए, कैसा आप चाहिए आप बताएंगे तो चक्की वाले उस प्रकार से आपको पीस के देते हैं। वैसे ही है कि कितना फाइननेस चाहिए उसके हिसाब से उसको ग्राइंड बेसिकली वो करते हैं। ठीक है, हमने आपको स्कीमेटिक डायग्राम बताया था जो आपके सामने है यहाँ पर, कि ये सारे के सारे रॉ मटेरियल हमारे हो गए, क्वारिंग करके हमने ले लिया। फिर बाद में हमने क्या किया? इन सबको मिक्स कर लिया ये रॉ मिल के अंदर लेके जाने के बाद में। फिर इसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पर लेके जाके रॉ लेके जाके फिर इनको क्या कर दिया? हमने किन में डाल दिया,
है ना, किन में अंदर लेके चले गए। हाई टेम्परेचर अराउंड 1450 डिग्री सेल्सियस तक आपने उसको हीट किया। हीट करने के बाद में आपको क्लिंकर्स मिले। वो क्लिंकर यहाँ पर है। क्लिंकर के बारे में जैसे हमने बताया कि उसके साथ फ्लैश सेटिंग की प्रॉपर्टी होती है। तो उसके अंदर उसको थोड़ा सा रिटायर्ड करने के लिए, वर्केबिलिटी के लिए, मतलब थोड़ा सा वर्क हमको मिले मतलब काम करने के लिए, उसमें हम कुछ अमाउंट जिप्सम का ऐड करते हैं, जिससे हमारा सेटिंग टाइम हमारा बढ़ जाता है। और जैसे हमने आपको बताया एज ए फिलरमेंट, अगर आपको लाइक यूज करना एज ए, अगर आपको सिर्फ ओपीसी चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ क्लिंकर के अंदर जिप्सम ऐड करेंगे तो आपको ओपीसी मिलेगी। लेकिन अगर आपको पीपीसी पोजोलानिक पोर्टलैंड सीमेंट बनाना है तो आप थोड़ा सा पोजोलानिक मटेरियल भी उसके अंदर ऐड कर देंगे। ये सारा का सारा आपके सीमेंट साइलो के अंदर जाएगा और ये बाद में इसको पैकेजिंग वगैरह करके डिस्ट्रीब्यूशन में भेज दिया जाता है। ठीक है। और हमने आपको जैसे बताया कि नेचुरल फॉर्म में ये जो मटेरियल हमारे हैं, ये जो कोरल स्टोन, शेल, बॉक्साइट, आयरन, ये सारी की सारी चीजें ये आपको ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं। वी ऑलवेज गेट देम इन ऑक्साइड फॉर्म। कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। डिफरेंट ऑक्साइड का परसेंटेज यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका ऑक्साइड सबसे ज्यादा परसेंटेज में, बाकी चीजें थोड़ा कुछ कम ज्यादा कम अमाउंट के अंदर पाई जाती है। है कि नहीं। उसको हीट वगैरह हम करते हैं वो हमने आपको बता दिया है। अब इनको हीट करने के बाद में जो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो दो फॉर्म में होता है, या तो वो सिलिकेट होगा या तो दूसरा होगा एल्यूमिनेट। सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स के फॉर्म में हमें मिलता है। तो इसी के आधार पर इन्हीं मटेरियल्स को आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर हमें जो मटेरियल मिलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वी अर्लियर टोल्ड यू, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बोक्स कंपाउंड। समटाइम्स दे आर आल्सो कॉल्ड एज बोक्स कंपाउंड। तो अगर बोक्स कंपाउंड को भी बोले तो घबराना नहीं है, बोक्स कंपाउंड इन्हीं को कहा जाता है। जिनके इन बोक्स कंपाउंड के अंदर सिलिकेट्स में C3S, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट। एल्यूमिनेट्स में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, ये बेसिकली हुआ करते हैं। इन सब का अपना अपना रोल है। हमने आपको पिछले सेशन में बताया था, हम आपको बता देंगे। देखो परसेंटेज आप देख ली, सबसे ज्यादा C3S होता है, उसके बाद में C2S हुआ करता है। ठीक है। तो ये जो सिलिकेट जो हमारे बनते हैं, सिलिकेट जो हमारे जो बनते हैं, जो C3S, C2S है, ये एक इसी से जेल बनाते हैं। कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल बनाते हैं। यही जो आपकी जो जेल हुआ करती है, यही आपके कंक्रीट को या सीमेंट को, हम कहेंगे, हम सीमेंट की बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। दिस जेल इनिशियली वीक हुआ करती है। जैसे जैसे इसको मॉइस्चर मिलता रहता है, ये रिएक्ट करते जाता है, स्ट्रांग होते चला जाता है। शुरू में बहुत पोरस और वीक हुआ करता है, लेकिन धीरे 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 ये रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ करता है, और वो स्ट्रेंथ गेन करता है ना, सिंस इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपने देखा C3S का ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा C2S का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है। दोनों चीजें अलग अलग है, मैं अलग कलर से मार्क करता हूँ इनको। ठीक है। ये चीजें हो गई। आप C3S के अंदर आप देखेंगे तो जो CSH जेल बनता है वो करीबन 61% तक बन रहा है, और हीट बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है। अगर आप C2S के बारे में बात करेंगे तो C2S में CSH जेल ज्यादा बन रहा है, यहाँ 61% था, यहाँ 82% है। यहाँ पे हीट देखिए 114, और यहाँ पर देखिए 40, यानी वन थर्ड ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम लोग कि ये हीट रिलीज करता है। ठीक है। तो अब ये जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाले दो ही एलिमेंट्स हैं, C3S एंड C2S। तो C3S जो है आपको इनिशियल स्टेज पे आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है। C2S लेटर स्टेज पे आपको स्ट्रेंथ देता है। तो शुरुआती एक हफ्ते तक जो आपके कंक्रीट को या सीमेंट को जो स्ट्रेंथ मिलती है, इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ C3S। ठीक है। और ये 7 दिन 8-10 दिन के बाद तक ये जो है ये C3S जेल खत्म हो जाता है, उसके बाद में रोल आता है हमारे C2S का। ठीक है। आई बात समझ में। जो CSH जेल हम कहते हैं वो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड और वाटर, ये CSH जो है ना, ये CSH जो है ना, ये यहाँ पर इस प्रकार से है। C3H2H3 जो लिखा है ना, ये। ठीक है। ये हमने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था। अब आगे बात करेंगे हम लोग इनकी जो परसेंटेज के बारे में। ठीक है नहीं। वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में था, वो थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया। वाटर रिक्वायरमेंट दो चीज़ों के लिए चाहिए आपको, एक जेल जो बनता है उसके लिए, और उसके अलावा जो है केमिकल रिएक्शन के लिए, है कि नहीं। जेल पोर्स के लिए, और दूसरा वो केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक है। अभी एनालिसिस ऑफ रिएक्शन हमने देखा, तो जैसे हमने बताया कि केमिकल नेम्स में तो आपके बेसिक एलिमेंट्स कैल्शियम, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम और फेरस हुआ करते हैं। लेकिन जो नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं, CaO, SiO2, R2O3, Fe2O3। सीमेंट कंपाउंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर C3S, C2S, C3S, C4 है, सबके बारे में हमने देखा। और जैसे ही पानी में आप ऐड करते हैं तो CSH जेल ये बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और वह हीट रिलीज हुआ करती है। ठीक है। तो C3S और C2S के बारे में हमने जैसे आपको बताया कि
C3S आपका जो है इनिशियल स्टेज पे पहले सबसे पहले रिएक्ट कौन करता है? तीन चीजें मैं आपको बताता हूँ। हाँ, इन चारों चीजों में से ये तो आपका जो है ना करीबन कह सकते हैं कि हमारा नेग्लिजिबल अमाउंट हुआ करता है। तो C4F का कोई स्ट्रेंथ में कोई रोल नहीं है, बहुत माइनर प्रोपोर्शन में होता भी है। बचते हैं एक दो तीन ये। तो इनिशियल स्टेज पे जो आपका सेटिंग की जो प्रॉपर्टी होती है, जो सीमेंट हमारे सेट होती है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ C3A। इसका देखा जाएगा तो नो रोल इन स्ट्रेंथ कह सकते हैं, मतलब होता है लेकिन ना के बराबर है ना। तो नो रो C3A का कोई रोल स्ट्रेंथ में नहीं है। स्ट्रेंथ में रोल प्ले करते हैं आपके सिर्फ दो चीजें, C3S एंड C2S। बराबर है, C3S और C2S सेंस में रोल प्ले करते हैं, इसका कोई रोल नहीं है। इसका रोल क्या है, जैसे हमने आपको बताया था कि ये सेटिंग ऑफ सीमेंट, ठीक है नहीं, सेटिंग ऑफ सीमेंट में इसका रोल C3A का हुआ करता है। गॉट इट? ये हो जाता है। क्लियर है? तो जैसे हमने बताया, जैसे आप पानी ऐड करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि C3A इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग। तो सबसे पहले ये एक्ट करता है ना, C3 सबसे पहले रिएक्ट करता है और वो सीमेंट को सेटिंग प्रॉपर्टी वो इम्पार्ट करता है सीमेंट पेस्ट को। C3A के बारे में हमने जैसे बताया कि स्ट्रेंथ इज नेग्लिजिबल, स्ट्रेंथ C3A नेग्लिजिबल होता है, कोई स्ट्रेंथ में आपको पार्टिसिपेट नहीं करता है। सिलिकेट्स आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, तो C3S जो है पानी मिलने के साथ सबसे पहले रिएक्ट करता है, और C3S रिएक्ट करने के बाद में रोल आता है C2S का। तो इनिशियल डेज में जो स्ट्रेंथ आपको मिलती है, जो 7 दिनों की स्ट्रेंथ हमें मिलती है, जैसे मैंने बताया था अप टू 7 डेज, वो C3S की वजह से हुआ करती है। लेकिन 7 दिनों के बाद में जो रोल प्ले करता है दैट इज नथिंग बट C2S, है कि नहीं? जब C3S जब ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो जाता है तो C2S स्टार्ट रिएक्टिंग विथ वाटर। तो 7वें दिन के बाद में 28वें दिन तक जो स्ट्रेंथ आपको मिलती है, इट इज बिकॉज ऑफ C2S। ठीक है, कुछ हिस्सा C3S भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मेजर पार्ट C2S का हुआ करता है। तो हमारे लिए डिजायरेबल क्या है कि C2S कंटेंट हैज टू बी मोर एज कम्पेयर टू C3S, है कि नहीं? क्योंकि आपने देखा C3S के अंदर यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट रिलीज कर रहा है। रिएक्शन में आपको दिखाता हूँ, C3S में 114 किलो जूल्स पर मोल आपको जो है हीट रिलीज कर रहा है। ये इट इज रिलीजिंग हीट, ठीक है ना, इस प्रकार से। और अगर यहीं पे अगर मैं बात करूं हमारे C2S की, तो 1/3 ये हीट रिलीज कर रहा है और जेल भी ज्यादा बन रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो सीमेंट हो इस प्रकार से हो, ज्यादा से ज्यादा हमें क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा हमें क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा हमें C2S उसके अंदर मिलना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज हमने आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है ना, दैट इज हाइड्रोजन सिलिकेट्स। C3A के बारे में आपको बताया था। सिलिकेट्स में C3A C2A दोनों आता था। C3A के बारे में बता दिया कि सिर्फ सेटिंग के लिए काम करता है, वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। C4A माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट है और इसका कोई कोई सिग्निफिकेंट रोल है ही नहीं, कोई स्ट्रेंथ में कॉन्ट्रीब्यूशन इसका नहीं होता है। एक तरीके का बाय प्रोडक्ट कह सकते हैं हम लोग उसको। ठीक है ना? तो हाइड्रेशन रिएक्शन में ये सारी की चीजें मैंने आपको बता दिया था पिछले सेशन के अंदर, थोड़ा सा हम रिवीजन में आए थे। आज अभी हमारा जो टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है आज का, हमारा ये टाइप्स ऑफ सीमेंट से आगे हम लोग अभी बढ़ने वाले हैं। ठीक है, ना टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट। तो हमने एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट सीमेंट का जो होता है, किस प्रकार से सीमेंट हमारी बनती है, उसके बारे में हमने देख लिया। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हुआ करती है, डिफरेंट लोकेशंस होते हैं, डिफरेंट पर्पस हुआ करते हैं। उस हिसाब से हमने सीमेंट को मॉडिफाई किया कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप्स ऑफ सीमेंट की रिक्वायरमेंट है। सो अकॉर्डिंगली वी हैव मॉडिफाइड इट। यही कहा गया है, सेम टाइप ऑफ सीमेंट मे नॉट बी सुटेबल फॉर डिफरेंट लोकेशंस एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, देयरफॉर various types of cements have been developed as per the actual requirement। ठीक है, क्या किया जाता है, वो जो हमारा जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी उसके हिसाब से वी चेंज ऑक्साइड कॉम्पोजिशन, समटाइम्स वी चेंज फाइननेस, वी यूज सम सॉर्ट ऑफ एडिटिव्स और मिनरल मिक्सचर्स लाइक स्लैग, फ्लैश, सिलिका, सो एंड सो। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजों को मॉडिफाई करके हम लोग हमारा जो पर्पस होता है उसको हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओपीसी जो सबसे बेसिक टाइप ऑफ सीमेंट है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में हम बात करेंगे। ओपीसी एज द नेम सजेस्ट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज द मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड सीमेंट। नेम पोर्टलैंड,
was derived from limestone called Portland stone, quarried in Dorset, UK and United Kingdom due to its resemblance with the said cement. ठीक है, यानी कि पोर्टलैंड का जो स्टोन हुआ करता है उसकी प्रॉपर्टी से मिलता जुलता हमारा, यानी कि पोर्टलैंड में जो स्टोन मिलता है लाइम स्टोन हुआ करता है, उसकी प्रॉपर्टी हमारे करंट सीमेंट से जो मिलती जुलती है, इसलिए उसको हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हम लोग कहते हैं। ठीक है। इन ओपीसी कैटेगरी अब देखिए, आपके डिजायर स्ट्रेंथ के हिसाब से डिफरेंट आपको ग्रेड्स ऑफ सीमेंट मिलेंगे। वी जनरली गेट थ्री ग्रेड्स ऑफ सीमेंट इन ओपीसी: ग्रेड 33, ग्रेड 43 एंड ग्रेड 53। व्हाट इज दिस 33, 43, 53? बेसिकली ये क्या है, आपका जो कंप्रेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम जब कैलकुलेट करते हैं, सीमेंट का एक क्यूब हम बनाते हैं, फिर उसकी हम टेस्टिंग करते हैं। आगे हमें आज उसके बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन सीमेंट भी देखना है, लेकिन आपको एक अंदाजा बता देता हूँ कि सीमेंट का जब क्यूब हम बनाते हैं तो उसकी जो टेस्टिंग हम करते हैं, तो 7.07 बाय 7.07 सेंटीमीटर या 70.7 ऐसा इस तरीके से आप कह सकते हैं, वो हमारे क्यूब बनते हैं। और उनको बिल्कुल क्या कहेंगे हम लोग, क्लीन आपका सीमेंट पेस्ट नहीं होता, बल्कि उसके अंदर थोड़ी सी सैंड हमें डालनी पड़ती है, और उसके बाद में हम लोग उसका क्यूब बना के हम टेस्टिंग बेसिकली करते हैं। क्योंकि जो आपकी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सीमेंट अगर आप बनाएंगे, उसकी क्यूब बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा श्रिंकेज की प्रॉपर्टी हुआ करती है, श्रिंक हो जाता है। इस वजह से आपको वो ऐसी क्यूब आप बना नहीं पाते, इसलिए थोड़ा सा उसके अंदर हम लोग क्लीन सैंड वगैरह इस्तेमाल में लेके, व्हाइट सैंड वगैरह हम लोग इस्तेमाल करके बनाते हैं। ठीक है। तो ये 33, आई थिंक 33 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम, 43, 53, इस प्रकार से ये समझो, आप समझ जाए कि ग्रेड ऑफ सीमेंट आपकी हो गई है, ओपीसी में आपको मिलती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट, दैट इज नथिंग बट रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, RHC, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब इसका नाम खुद बताता है कि इसकी क्या प्रॉपर्टी है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। यानी कि देखिए, अभी हमने आपको बताया कि जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सीमेंट आपका अवेलेबल था, वो उसमें IST कुछ होती है कि नहीं, इनिशियल सेटिंग टाइम ना। ओपीसी की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मली आपकी जो सीमेंट हुआ करती है ओपीसी, ओपीसी जो आपकी हुआ करती है, उसमें इनिशियल सेटिंग टाइम कितनी होती है, मिनिमम कितना टाइम, 30 मिनट्स, बराबर। और एफएसटी यानी कि फाइनल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम इसकी कितनी होती है, मैक्सिमम 10 आवर्स। ठीक है, ये हम सभी लोग जानते हैं इस बात को, करेक्ट। तो लेकिन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के अंदर हम जिप्सम कंटेंट जो है ना कम डालते हैं, क्योंकि हमारा मकसद क्या होता है कि सीमेंट जल्दी सेट हो। देखिए, आमतौर पर इन जनरल हम जब सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, तो हमें एक अंदाजा के तौर पर लमसम ये है कि भाई आधे घंटे में सेट, आधा घंटे का समय हमें मिलना चाहिए उसको मोल्ड करने, प्लेस करने के लिए। लेकिन जहां पर हमें हमारी रिक्वायरमेंट है कि सीमेंट जल्दी सेट हो, तो वहां पर हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इस्तेमाल करते हैं। वेन व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम लोग जिप्सम कंटेंट को कम करके ऐसे एक्सीलरेटर इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे सीमेंट जो है जल्द से जल्द सेट होने पाए। ठीक है। तो ओपीसी में IST 30 मिनट्स होता है, FST यानी इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स हुआ गया। लेकिन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में हम जल्दी से जल्दी सेट होना हमारा सीमेंट, और साथ ही साथ में इट इज नॉट ओनली अबाउट द सेटिंग टाइम, बट हमारा यहाँ पर मेन एम है कि स्ट्रेंथ जल्दी गेन होना है। अभी जब हम लोग ने जेल के बारे में बात किया, C3S, C2S एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ जल्दी चाहिए। ऐसी कोई जगह कि बहुत बिजी है भाई, नॉर्मली हम कहते हैं कि भाई 28 दिन में से पूरा जो है कंक्रीट आपकी स्ट्रेंथ ले पाता है, ठीक है ना, फुल स्ट्रेंथ आपको 28 दिन में मिलती है। हम नहीं रुक सकते इतने दिनों तक, हम इतने दिनों तक नहीं रुक सकते, हमें जल्दी से जल्दी चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। तो अर्ली स्ट्रेंथ जहां चाहिए होता है, वहां हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम लोग लेते हैं। ठीक है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट बिकॉज इट्स 3 डेज स्ट्रेंथ इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 7 डेज स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी। इसकी 3 दिनों की जो स्ट्रेंथ है ना, 7 दिनों की स्ट्रेंथ जो ओपीसी की होती है, 3 दिनों में उसकी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। हाँ, एक अच्छी चीज है जो थोड़ा मैं बता रहा था, उसमें क्लैरिटी मिल जाएगी। इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्विक सेटिंग सीमेंट विच ओनली सेट्स क्विकली, वेराज इन RSC स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इज वेरी फास्ट। यानी कि क्विक सेटिंग सीमेंट जल्दी से सेट हो जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया IST FST, वो क्विक सीमेंट सेटिंग सीमेंट होता है। लेकिन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में इट इज नॉट ओनली अबाउट जो क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी जो मैंने आपको कहा था, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्विक सेटिंग मकसद नहीं है। मकसद यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द पर्पस, कि द स्ट्रेंथ हमें जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए, है कि नहीं। अगर रैपिड हैंडलिंग से स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इज वेरी फास्ट। ठीक है।
अब स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए अभी हमने पढ़ा बोक्स कंपाउंड पढ़ा हमने, तो ठीक है, तो दो चीजें हमने देखी कि भाई स्ट्रेंथ हमको मिलती है सिलिकेट से मिलती है। सिलिकेट हमारे पास दो टाइप के, C3S एंड C2S। आपने ये चीज देखा होगा वहां पर कि C3S और C2S में अर्ली स्ट्रेंथ आपको C3S देता है, C2S आपको बाद में देता है। अब क्योंकि मुझे स्ट्रेंथ जल्दी चाहिए तो मैं C3S को ज्यादा रखेंगे, ठीक है ना। तो हायर फाइननेस ऑफ सीमेंट यानी इसको ग्राइंडिंग ज्यादा बारीक किया जाता है कि नहीं, नहीं यानी कि आमतौर पर जो फाइनेंस सीमेंट की जो हुआ करती है ओपीसी की 225 पर स्क्वायर 225 स्क्वायर मीटर पर केजी, यानी 1 केजी सीमेंट जो 225 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करेगा, ये उसकी फाइनेंस हुआ करती है, किसकी, ओपीसी की। लेकिन यहां पर हम जो सीमेंट लेंगे, ये और ज्यादा फाइनली ग्राइंड किया जाएगा, तो स्पेसिफिक सरफेस ऑफ द सीमेंट इज इंक्रीज्ड टू 320 स्क्वायर मीटर पर केजी, यानी 225 की जगह 320 स्क्वायर मीटर पर केजी, इतना जो है स्पेसिफिक सरफेस हम सीमेंट का कहते हैं। यानी कि इसको सिंपल भाषा में समझना है तो ज्यादा फाइन आपने उसको ग्राइंड किया है, ज्यादा फाइन आपने उसको ग्राइंड किया है। समझना है अगर फाइननेस को, तो ऐसा आप समझ लीजिए जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जो चक्की का आटा हुआ करता फ्लोर, ठीक है ना, आपने कोई अनाज पीसा, आप उसके अंदर हाथ डालिए, नॉर्मली वो फाइन होता है, आप हाथ डालिए आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर उसको आप कंपेयर करेंगे टाल्कम पाउडर से, टाल्क पाउडर होता है ना, पाउडर वगैरह जो हम लोग घरों में लगाते हैं, अगर आप उसको हाथ में लीजिए, एक हाथ में एक एक फिंगर में जैसे आपका फ्लोर ले लीजिए, आटा ले लीजिए, एक एक हाथ में आप अगर वो पाउडर ले लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि या बोरिक पाउडर जो होता है कैरम बोर्ड में खेलने के टाइम वो पाउडर भी ले सकते हैं, तो आप फील करेंगे कि ये तो बहुत ज्यादा स्मूथ है। तो जो ज्यादा स्मूथ है ज्यादा फाइनली ग्राइंडेड है, तो यहां पर क्या है, ओपीसी से ज्यादा फाइनली ग्राइंड किया जाता है, ताकि जो है इसका स्पेसिफिक सरफेस सीमेंट का बढ़ जाता है। क्यों, इससे क्या होता है, जितना फाइनली ग्राइंडेड रहता है, जब उसको वाटर मिलता है, पार्टिकल्स ओपन रहते हैं, तो जल्दी से वो रिएक्ट, क्योंकि C3S के जो जेल बनने के बाद में कुछ जो अनहाइड्रेटेड रह जाते हैं साधारण सीमेंट में, यहाँ पे फाइननेस ज्यादा होने से वो पूरी तरह से हाइड्रेट हो जाते हैं। फायदा हमें इसमें ये होता है कि हमारे स्ट्रेंथ जल्दी मिल पाती है। तो इसमें और दूसरी बात क्या है, हम लोग इसको इस तरीके से बनाते हैं कि C3S ज्यादा अमाउंट में रखते हैं, हायर क्वांटिटी ऑफ C3S इन सीमेंट एज कम्पेयर टू C2S हम रखते हैं, क्योंकि C3S आपको इनिशियल डेज में स्ट्रेंथ आपको चाहिए वो देगा, तो C3S इज मोर रिएक्टिव इन कंपेरिजन टू C2S जो हमने आपको बताया, ठीक है। अच्छा, एक चीज अभी मैं पीछे पीछे जब मैं ओपीसी के बारे में बता रहा था, सीमेंट की टेस्टिंग के बारे में, तो मैंने आपको क्यूब का साइज बताया था 7.07 बाय या इसको एमएम में बात करें तो 70.7 बाय 70.7 बाय 70.7। तो दोस्तों एक चीज क्लियर कर लेता हूं, समवन इज टेलिंग 150 बाय 150 बाय 150 होता है, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि चीजों को मिक्स ना करें। सीमेंट की जब आप टेस्टिंग करनी है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके लिए, सीमेंट टेस्टिंग क्यूब, उसका डायमेंशन क्या होता है, 70.7 बाय 70.7 बाय 70.7 mm, सीमेंट के अंदर सीमेंट टेस्टिंग क्यूब का साइज ये होता है, ठीक है। और कंक्रीट का अलग होता है दोस्तों, कंक्रीट का जो होता है ना, कंक्रीट का मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, देखिए कंपेरेटिव स्टडी करने से ये होगा कि कोई भी चीजें आपकी रहेगी नहीं। 150 बाय 150 ये किसके लिए होता है, जब कंक्रीट का आप क्यूब बनाते हैं तब। तो डोंट मिक्स द थिंग्स, डोंट मिक्स थिंग्स, ठीक है। तो सीमेंट का जब आप बनाएंगे तो छोटी सी क्यूब होती है 70.7 बाय 70.7 बाय 70.7 mm, और कंक्रीट की होती है 150 बाय 150 बाय 150 mm। किसी ने कहा था कि नहीं सर ये साइज का होता है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा हूँ। ओके, गॉट इट। तो थोड़ा सा माइनर करेक्शन है, मैंने 70.7 बाय 70.7 कहा था, वो 70.7 ना होके 70.6 है, 70.6 बाय 70.6 बाय 70.6, तो मेक सम नेसेसरी करेक्शन। सीमेंट टेस्टिंग क्यूब 70.6 बाय 70.6 बाय 70.6 mm होता है, और कॉन्क्रीट का 150 बाय 150 बाय 150 mm होता है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कोई भी आपका क्यूब टेस्टिंग करना है, कोई भी टाइप ऑफ सीमेंट का है, तो आप सीमेंट का होगा तो ये साइज होगा, और कंक्रीट का होगा तो ये साइज होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग रैपिड हार्डनिंग में। आ,
अभी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को आमतौर पर पॉपुलरली यूज नहीं करना, स्ट्रेंथ जल्दी मिल जाए करके। इसको इसको आप तभी इस्तेमाल करेंगे कि कोई ऐसी अर्जेंसी है, कोई ऐसी लोकेशन है कि हमें अर्ली स्ट्रेंथ अचीव करना हमारा मकसद, तभी यूज करें। क्योंकि देखिए अभी आपको हमने बताया कि यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको खुद ही समझ में आएगा। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में स्ट्रेंथ जल्दी गेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग ज्यादा अमाउंट C3S का रखते हैं। लेकिन C3S के बारे में आपने देखा कि C3S के जेल करीबन 61% ही CSH जेल बन पा रहा है। और दूसरी बात, उसके साथ में C3S के साथ में प्रॉब्लम क्या है, बहुत ज्यादा करीब 113 114 किलो जूल पर मोल जो है आपका हीट रिलीज हो रही है उसके अंदर। वेरा C2S के अंदर जेल भी ज्यादा है, 82% तक है। और 40 के आसपास, 44 45 के आसपास तक वो हीट रिलीज, यानी 1/3 वो रिलीज कर रहा है, सिंपल भाषा में अगर हम बात करेंगे। तो जहां बहुत ज्यादा जरूरी होगा वहीं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम लोग इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हम इस्तेमाल नहीं करेंगे ना। The rate of reaction in the early period is considerably increased, so is the heat generated, therefore this cement should be used only, कब इस्तेमाल करेंगे, this cement should be used only where the early strength requirement is there. At the same time, it should not be recommended where surface to volume ratio is less and the large heat that will be liberated may not be dissipated effectively. ठीक है। इफ इट इज नॉट एंश्योर देन देयर आर चांसेस ऑफ टेम्परेचर क्रैक्स। तो मैंने कहा ना कि C3S ज्यादा होगा, हीट ज्यादा रिलीज होगी। तो जब बहुत अर्ली स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट है तभी आप इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, है कि नहीं। वेर सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इज लेस, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जहां पर कम रहेगा वहां पर भी इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि हीट सही से लिबरेट नहीं हो पाएगी, ज्यादा जनरेट हो रही है, तो वो क्या करेगा कि टेम्परेचर क्रैक्स डेवलप करना शुरू करेगा। ठीक है, उसको निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, अपना क्रैक बना। आपने देखा होगा कि रोड्स वगैरह में कई जगह पे जब कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स हम नहीं देते सफिशिएंट, वो रोड खुद ही अपने आप को क्रैक करता है। क्रैक होता है तो वहां से हीट रिलीज करने के लिए वो करता है ना, तो दैट इज द रीजन। अब कहाँ पर हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कहा दिस सीमेंट इज रिकमेंडेड इन प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन वेयर द फॉर्मवर्क इज टू बी रिमूव अर्ली, इन रोड रिपेयर वर्क। अभी इंपॉर्टेंट जंक्शन है, रोड है, रोड कंस्ट्रक्शन है, तो वहां पर इतने टाइम तक आप 28, आपने एक जगह कंक्रीटिंग कर दिया, पता चला कि भाई वो 28 दिन तक फुल स्ट्रेंथ गेन नहीं करेगा, तो हम उसको पढ़ा रहे हैं, चलो 28 दिन नहीं भी ले, आप कहेंगे कि नहीं 10 दिन, 2 हफ्ता रखेंगे, हम लोग 3 हफ्ता रखेंगे, तो उतना टाइम वी कैनॉट वेट फॉर दैट लॉन्ग ना, कि बिजी रोड वगैरह है, रिपेयरिंग का काम है, नया कोई तो नहीं बन रहा है। तो वहां पर आपको चाहिए कि जल्दी जल्दी स्ट्रेंथ मिल जाए 7 दिन में, करीबन अच्छी खासी स्ट्रेंथ मिल जाएगी, तो आप ट्रैफिक के लिए ओपन कर सकते हैं, दूसरा बे ले सकते हैं इसको रिलीज करके। तो ये तो रोड रिपेयर में। इसी तरह से इन कोल्ड वेदर वेयर हीट जनरेशन विल बी हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग फ्रीजिंग। हाँ, कोल्ड प्लेसेस में वहां पर हमें जो है हीट जनरेशन ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि ज्यादा हीट जनरेट होगी तो जल्दी फ्रीज नहीं होगा कंक्रीट। तो वहां पर आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज कर सकते हैं इन कोल्ड वेदर वेयर हीट जनरेशन विल बी हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग फ्रीजिंग। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज नथिंग बट SRC, दैट इज सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। अब क्या कहा जा रहा है, नॉर्मल OPC इज ससेप्टेबल टू सल्फेट अटैक, पर्टिकुलरली मैग्नीशियम सल्फेट। जो साधारण OPC होता है, इट इज ससेप्टेबल टू सल्फेट अटैक, सल्फेट अगर होंगे तो वो जो है इट इज ससेप्टेबल। तो उस वजह से कहा कि द सल्फेट प्रेजेंट इन द सॉइल or surrounding environment reacts with free calcium hydroxide available in the concrete and CaSO4 is formed। अभी आपने देखा, देखिए CaO4, इसके बारे में हमने बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया था, लेकिन हमने आपको बताया था कि ये भी बनता है हमारे कंक्रीट के अंदर। ये थोड़ा सा मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाके आपको दिखाता हूँ इसके बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप हाइड्रेशन ऑफ सिलिकेट्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो चीजें बनती है कि नहीं। तो पहला तो बनता है आपका CSH जेल, जो हमने पढ़ लिया, है कि नहीं। और दूसरा बनता है CaOH/2, यानी कि आप जब कंक्रीट के अंदर पानी डालते हैं तो CSH जेल बनेगा, दूसरा CaOH/2 बनेगा, और आपकी हीट जनरेट होगी। तीन चीजें आपकी हुआ करती है। तो ये CaOH/2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कि नहीं। तो ये जो है हम यही कह रहे हैं कि ये जो CaOH/2 सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट में जब क्या होता है, जब आपके सॉइल के अंदर, जैसे आपने अंडरग्राउंड कंक्रीटिंग वगैरह के आप कर रहे हैं, जमीन के अंदर फाउंडेशन वगैरह का काम है, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो अंडर वाटर नहीं कह रहा हूं मैं, अंडर सॉइल की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी। ठीक है ना।
तो जब अगर साधारण ओपीसी के अंदर अगर ये मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह सॉइल के अंदर कहीं पर होता है तो क्या होता है कि ये जो आपकी कंक्रीट के अंदर COH/2 है उसके साथ में वो रिएक्ट करता है और CaSO4 फॉर्म करता है। कैल्शियम सल्फाइड बोलते हैं ना इसको, CaSO4 ना। The CaSO4 thus produce reacts with hydrate of calcium aluminate and forms an expansive compound called calcium sulfoaluminate which causes expansion and cracks in the set cement। यानी कि यहाँ पे आप समझ लीजिए कि सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट हम लोग क्यों इस्तेमाल में ले रहे हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा यहाँ पे, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो CaOH/2 जो है कंक्रीट के अंदर में वो रिएक्ट करेगा, जो सॉइल के अंदर आपके जो सल्फेट्स हुआ करेंगे उनके साथ में CaSO4 बनाएगा। अब ये जो CaSO4 बनेगा, जो आपका कैल्शियम एल्यूमिनेट है C3A C4AF है कि नहीं, एल्यूमिनियम फेराइड, उनके साथ में रिएक्ट करेगा ना। और फिर बाद में एक कंपाउंड बनाएगा। क्या कंपाउंड बनेगा? कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फर एलिमिनेट बनेगा ना। दिस कैल्शियम सल्फर एलिमिनेट व्हाट इट विल कॉज एक्सपांशन एंड क्रैक्स इन द सेट सीमेंट। तो क्या करेगा कि कैल्शियम सल्फर एलिमिनेट जो है एक्सपांड होगा, कंक्रीट को एक्सपांड करेगा। जब एक्सपांड करने को जगह नहीं मिलेगी तो क्या करेगा? क्रैक कर देगा सेट सीमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये जो क्रैक डेवलप हो जाएगा, अब ये देखिए ये तो कंपाउंड के साथ रिएक्ट करने के बाद में क्रैक डेवलप हुआ। अभी जो फ्री सल्फेट्स होंगे अब यहाँ से रास्ता पा जाएंगे। सल्फेट अटैक इज फर्दर एक्सीलरेटेड इफ इट इज अकम्पनीड बाय अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग आल्सो व्हिच नॉर्मली टेक्स प्लेस इन मरीन स्ट्रक्चर्स ऑफ द टाइडल जोन। ठीक है, तो सल्फेट्स वगैरह जो है फर्दर अगर अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग है तो ये तो और ज्यादा एक्सेलरेट हो जाया करता है। तो जहां पर इस प्रकार की चीजें होंगी, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग होगी, या जाके जहाँ पे सॉइल के अंदर सल्फेट कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, तो वहां पर हम लोग साधारण ओपीसी की जगह SR से सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये जो सल्फेट्स हुआ करते हैं, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स हुआ करते हैं, ये जो है आपकी स्टील को भी, रिइंफोर्समेंट को भी नुकसान देते हैं, है कि नहीं। तो कैसे आप सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट बनाएंगे? तो सल्फेट रेजिस्टेंट आप कैसा बनाएंगे सीमेंट को? तो क्या कहा, इफ क्वांटिटीज ऑफ C3A and C4AF आर कंट्रोल्ड। यानी कि अगर आपका C3A इज लेस देन 5%, आमतौर पर 8 से 12% तक होता है, लेकिन अगर हमने C3A को कम कर दिया, क्योंकि देखिए C3A जो है, जो आपके सेटिंग के काम में आता है, C3A क्या कर रहा है? C3A क्या कर रहा है कि आपके CaSO4 से रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फर एल्यूमिनेट बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर डूइंग इज हम लोग C3A के परसेंटेज को 5% से भी कम रखेंगे। ठीक है, तो और इसी तरह से C3A+C4AF ये जो है ये भी लेस देन 25% हम इसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो है सल्फेट रेजिंग सीमेंट हमारा बन जाता है कि नहीं। एक चीज और यहाँ पे इन्होंने बताई है कि व्हेन ओनली क्लोराइड अटैक इज देयर एंड नो सल्फेट अटैक, देन सल्फेट रेजिंग सीमेंट शुड नेवर बी यूज। ठीक है, अगर सल्फेट अटैक है तो ही आप सल्फेट रेजिन सीमेंट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सिर्फ अगर आपका क्लोराइड अटैक तो नहीं देखो लिखा है, while controlling the quantity of C3 and C4F, a precaution is to be taken when chloride attack is also perceived in addition to sulfate attack, है कि नहीं। यानी कि दोनों चीजें हैं तो आप कॉशियसली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड अटैक है तो आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट? ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वेर आर वी मेकिंग यूज ऑफ देम? तो देख लीजिए कहाँ पर है। दे आर सल्फेट इज रिकमेंडेड इन मरीन कंडीशन वेयर बोथ सल्फेट एंड क्लोराइड अटैक्स आर देयर। दोनों चीजें तो आप यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आप बनाएंगे तो जो सीवेज के अंदर सल्फेट्स वगैरह पाए जाते हैं, तो वहां पर आप जो है साधारण ओपीसी की जगह पे आप SRC इस्तेमाल करें। इसी तरह से फाउंडेशन एंड बेसमेंट इन सॉइल हैविंग सल्फेट अटैक। ऐसी सॉइल जिसके अंदर सल्फेट कंटेंट ज्यादा है, वहां पर फाउंडेशन और बेसमेंट में आप जो सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट इस्तेमाल करेंगे इंस्टेड ऑफ ओपीसी। इसी तरह से केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह होगी, केमिकल फैक्ट्रीज जहाँ पे सल्फेट वगैरह रिलीज होती है, तो वहां पर हम लोग इसको इस्तेमाल में लेते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट
दिस सीमेंट इज ऑल्सो नोन एज ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, GGBFS। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट को GGBFS यानी कि ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग भी कहा जाता है। ये कैसे बनता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया दोस्तों। इसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, अभी आपको समझ में आएगा, चीज आपकी कनेक्ट होगी। इट इज प्रोड्यूस बाय ब्लेंडिंग ओपीसी क्लिंकर्स विद ब्लास्ट फर्नेस स्लैग इन सुटेबल प्रोपोर्शनल, यानी करीबन 25-65% एंड ग्राइंडिंग टुगेदर। मैंने आपको बताया था कि जब आपके क्लिंकर फॉर्मेशन होते हैं, सीमेंट क्लिंकर्स मिलते हैं, तो हम उधर पे कुछ एडिटिव्स ऐड करते हैं। एक तो सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए जिप्सम, वो तो कॉमन चीज है, और इनिशियल सेटिंग टाइम वगैरह बढ़ाने के लिए, डिले करने के लिए सेटिंग। और दूसरा हमने देखा था वो पोजोलाना लिखा था वहां पर, तो कभी पोजोलाना कभी ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं। तो ये कब इस्तेमाल करते हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो बनता कैसे है कि भाई सीमेंट क्लिंकर्स आपके मिले, उसी के अंदर ब्लास्ट फर्नेस स्लैग करीबन 25-65% बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट आप उसको डालेंगे, और दोनों को आपस में मिला के ग्राइंड कर दिया जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि जिप्सम ऐड करनी, तो अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जिप्सम इज आल्सो एडेड व्हिच एक्ट्स एज अ रिटार्डर। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ना। और आगे ये कहा गया, एक तरीका तो ये हो गया कि आप जो है सीमेंट बनाने के टाइम पर ही आप ओपीसी और ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को आपस में मिला के ग्राइंड करके बना दे, तो वो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होगा। एंड इफ इट इज नॉट देयर, तो दूसरा तरीका ये है, द स्लैग कैन बी सेपरेटली ग्राइंडेड एंड मिक्स विद ओपीसी इन द मिक्सर ड्यूरिंग कॉन्क्रीटिंग ऑल्सो। ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई जब आप कंक्रीट बनाते हैं, तो जैसे सीमेंट बैग्स डालते हैं, वैसे कोई ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो ग्राइंडेड फॉर्म में मिलेगा वो डाल के ही बना सकते हैं। लेकिन ज्यादा बेटर कंट्रोल तब होगा जब आपकी सीमेंट फैक्ट्री में ही उसको ग्राइंड करके मिक्स ब्लेंड कर दिया जाएगा, तो दैट इज बेटर। नाउ व्हाट इज स्लैग, जो GGBFS है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है ना, स्लैग, व्हाट इज दिस स्लैग, ये स्लैग क्या होता है, व्हाट इज दिस स्लैग। तो ये बताया गया, स्लैग इज अ वेस्ट प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। स्टील मैन्युफैक्चरिंग आपने पढ़ा होगा तो उसका ध्यान में होगा कि बाय प्रोडक्ट है, स्लैग इज अ वेस्ट प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील फ्रॉम ओपन हर्थ ब्लास्ट फर्नेस। ओपन हर्थ ब्लास्ट फर्नेस में जब आप हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं रॉ आयरन को, फेरस को जब आप मेल्ट करते हैं, उसके बाद में फोम की तरह, झाग की तरह जो बाय प्रोडक्ट आपका मिलता है, दैट इज नथिंग बट स्लैग, दैट इज नथिंग बट स्लैग। पहले टाइम ऐसा था कि एक ये बाय प्रोडक्ट था, और जो है इसको फेंकना पड़ा। अर्ली दिस वेस्ट वाज थ्रोन आउटसाइड द प्लांट एंड ह्यूज स्टैक ऑफ slag were lying unused, creating disposal problem. It was later found that the constituents of slag were similar to that of cement, and the so-called waste product were registered as byproduct. वेस्ट प्रोडक्ट को बाय प्रोडक्ट बनाया। इट्स एक्सटेंसिव यूज नाउ हैज रिजल्ट इन सेविंग्स ऑफ इनर्मस एनर्जी एंड रॉ मिनरल इन एडिशन टू प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन। अब ये हो गया कि जो सीमेंट का, जो स्टील का बाय प्रोडक्ट है, वो आप सीमेंट में इस्तेमाल करते हैं, तो एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा हो गया, आपकी उतनी सीमेंट की रिक्वायरमेंट आपकी कम हो गई। और दूसरी बात जो है, ये जो डिस्पोजल का प्रॉब्लम था वो भी आपका सॉल्व हो जाता है, पोल्यूशन भी कम हो रहा है, रॉ मटेरियल भी आपको कम लग रहा है। लेकिन इसके साथ में लिमिटेशन क्या है स्लैग सीमेंट के साथ में, the only word of caution while using this cement is that the early strength is less as compared to OPC। इसकी early strength यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ में दिक्कत नहीं, अर्ली स्ट्रेंथ इसकी कम होती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, therefore the formwork removal should be adjusted accordingly। फॉर्मवर्क रिमूवल आपको थोड़ा देर से निकालना पड़ेगा। जैसे हम आमतौर पर हम देखते हैं, एग्जांपल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि आप शटरिंग्स वगैरह हुआ करती कॉलम की 24 आवर्स में हम निकालते हैं, ठीक है नहीं। अब 24 घंटे में निकालते हैं ओपीसी है, आप आपके स्लैग सीमेंट है, तो उससे ज्यादा समय लगेगा। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि कितना टाइम लगेगा, उसके परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली कि कितना अमाउंट ऑफ स्लैग ऐड किया गया है। लेकिन 24 घंटे की जगह पे हो सकता है कि वो 28 घंटा हो सकता है, 30-32 घंटा, 36 घंटा, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कितना स्लैग है। तो ये इसका लिमिटेशन है। क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपको उतना ही मिलेगी। अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होती है 28 दिन की स्ट्रेंथ, वहां दिक्कत नहीं, लेकिन जो है स्ट्रेंथ, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इज लेस, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इज लेस। तो आप फॉर्म वर्क जल्दी नहीं निकाल पाते हैं। तो आपको जब अगर इस प्रकार की सीमेंट इस्तेमाल करनी है,
तो आपको सफिशिएंट जो है सेट्स ऑफ फॉर्मक्स वगैरह रखने पड़ेंगे। द अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ ब्लेंडेड सीमेंट इज ड्यू टू ओपीसी फ्रैक्शन ओनली, एंड द स्लैग फ्रैक्शन जॉइंस इन स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन लेटर ऑन। यानी क्योंकि देखिए, आप इसको लॉजिक समझे दोस्तों कि पहले मान के चले कि मैं ये पूरा का पूरा सीमेंट इस्तेमाल कर रहा था इतना एक समय। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल कि मैं दो पार्ट कर दे रहा हूँ, ये आपका प्योर सीमेंट ओपीसी और ये इतना स्लैग। अब इतने वॉल्यूम के अंदर जब आपकी सीमेंट की क्वांटिटी कम हो गई तो ओपीसी फ्रैक्शन जो है शुरुआत में स्ट्रेंथ वो देगा। अब जब ये ओपीसी खत्म हो जाएगा, बाद में रोल आता है इसका स्लैग का, फिर ये आपको स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट बाद में करता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये रीजन है। पहले people hesitant to use the earlier there was a considerable resistance and concern in the minds of the user in using the slag cement, mainly because the good quality of slag was not available. In fact, earlier the thrown out air cooled slag was being used, which is not considered good quality for concrete. छोड़ो, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इसको हम थोड़ा सा स्किप करते हैं। Physical properties of slag cement are similar to those of OPC in terms of fineness, setting time, soundness, and strength, but the initial reaction with water is slow. यही प्रॉब्लम है ना, इनिशियल रिएक्शन विद वाटर इज स्लो ड्यू टू विच हीट ऑफ हाइड्रेशन इज लो। इट इज अ बेटर रेजिस्टेंट टू इट इज बेटर रेजिस्टेंट टू सल्फेट अल्कली एंड एसिड ऑल्सो। आप देखिए, आप आपको खुद आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसके अंदर आपका ओपीसी पार्ट कम है, ब्लेंड किया गया है, तो ओवरऑल जो कोर सीमेंट आपकी कम है, तो आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा तो ठीक है, इनिशियली स्ट्रेंथ धीरे धीरे गेन करेगा, ये एक प्रॉब्लम तो है। लेकिन एक फायदा ये है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा तो क्रैक्स कम डेवलप होंगे दोस्तों, क्रैक्स कम डेवलप होंगे तो ज्यादा ड्यूरेबल आपका कंक्रीट होगा। एंड हेंस इट इज ऑल्सो रेजिस्टेंट टू सल्फेट, क्योंकि सल्फेट अधिक है, सीमेंट ओपीसी कम है, तो आपके जो C3 है जो है ऑटोमेटिकली कम बनेगी, तो वो रेजिस्टेंट टू सल्फेट अल्कली एसिड ऑल्सो, उस हिसाब से बहुत अच्छी सीमेंट है। कहाँ इस्तेमाल हम करते हैं, कहाँ पे रेकमेंड किया जाता है ये इनको, स्लैग सीमेंट का इस्तेमाल कहाँ पर रेकमेंड किया जाता है? तो कहा यूज ऑफ स्लैग सीमेंट इन सीवेज डिस्पोजल वर्क्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, where low heat cement is required, हाई क्लोराइड एंड सल्फेट अटैक इज देयर, वहां पर आप स्लैग सीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, स्लैग सीमेंट देखिए, सीवेज डिस्पोजल की बात करें, वाटर ट्रीटमेंट की बात करें, तो ठीक है वो सल्फेट्स वगैरह के हिसाब से उन्होंने बोला सीवेज डिस्पोजल में, वाटर ट्रीटमेंट थी ये नहीं। लेकिन आप इनको अगर आप देखेंगे तो ये जो प्लांट्स हमारे हुआ करते हैं, तो ये वाटर टाइट स्ट्रक्चर्स है। सीवेज डिस्पोजल यूनिट प्लांट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, दे आर वाटर टाइट स्ट्रक्चर्स है एक तरीके से। तो वाटर टाइट स्ट्रक्चर कौन से होंगे कि जिसके अंदर क्रैक्स कम से कम या ना के बराबर हो? भाई ना के बराबर क्रैक होना नहीं होना चाहिए ना। अगर मेरा कोई स्ट्रक्चर कंक्रीट का है, उसके अंदर फाइन क्रैक्स कुछ आते हैं, हेयरलाइन क्रैक्स आउट ऑफ आते हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क हमें पड़ता नहीं है। लेकिन अगर वही कोई वाटर रिटर्निंग स्ट्रक्चर, उसके अंदर फाइन क्रैक्स आएंगे तो वहां से वाटर सीप थ्रू होगा। तो वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स जहां पर होंगे वहां पर इसी तरह से लो हीट सीमेंट इज रिक्वायर्ड। जैसे मैसिव मास कंस्ट्रक्शन हमारा नहीं होता है क्या, मास कंक्रीटिंग जिसको हम कहते हैं, जैसे कि हम डैम बनाते हैं तो वॉल्यूमिनस कंक्रीट हुआ करती है, तो ऐसी जगह पे हमको लो हीट सीमेंट इस्तेमाल करनी होती है। तो जहां लो हीट सीमेंट इस्तेमाल करनी है तो इसके अंदर लो बहुत कम हीट जनरेट हो रही है, तो ड्यूरेबल कंक्रीट बनेगा। इसी तरह से क्लोराइड और सल्फेट अट्रैक्ट है, वहां पर आप स्लैग सीमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दे आर बेटर रेजिस्टेंट टू सल्फेट अल्कलीन एसिड। ठीक है ना, इसी वजह से। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट, दैट इज पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट, यानी कि पीपीसी। पोज़ोलानिक पोर्टलैंड सीमेंट या पोर्टलैंड पोज़ोलाना, करीब नाम आगे पीछे हम यूज करते हैं, वही चीज है बेसिकली। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, ये भी ब्लेंड किया हुआ सीमेंट, ब्लेंडेड सीमेंट ही है, जैसे आपका व्हाट वी से क्या था अभी, ब्लास्ट फर्नेस जीजीबीएस था, जीजीबीएफएस, वैसे ही यहाँ पर भी है। ठीक है, पोज़ोलाना essentially means a siliceous material having no cementitious properties in it। देखिए, अब फर्क मैं आपको बताता हूँ पीपीसी और स्लैग सीमेंट की। पोज़ोलाना के बारे में क्या कहा, पोज़ोलाना essentially means a siliceous material having having no cementing properties in itself। कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं, इट इज सिंपली एक्टिंग एज अ फिलर।
बराबर। और अगर आप बात करेंगे ब्लास्ट फर्नेस स्लैग की, जीजीबीएफएस के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्लैग सीमेंट आर सिमिलर टू दोज ऑफ ओपीसी इन टर्म्स ऑफ फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस एंड स्ट्रेंथ, ना। यानी कि ब्लास्ट फर्नेस जो स्लैग सीमेंट हुआ करती है वो ओपीसी की तरह ही हुआ करती है। तो लेकिन क्या होता है, इनिशियल टाइम आपको ज्यादा लगता है, बस इतना ही है। तो आप ये समझ गए कि सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी इसके अंदर हुआ करती थी स्लैग के अंदर, लेकिन पीपीसी में क्या है, नो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी इन इटसेल्फ। फिर लाइक में आगे का, बट in finely divided form, it reacts with COH by 2 in presence of water at ordinary temperature and forms compounds possessing cementing properties। मतलब कि ये रॉ फॉर्म में पोजोलाना में कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जब हमारे सीमेंट के अंदर CaOH/2 बनता है वाटर ऐड करने के बाद में, जब CaSH जेल बनता है, साथ ही में CaOH/2 भी बनता है। तो ये जो CaOH/2 बनता है, देखो CaSH जेल आपका सीमेंट जो कोर सीमेंट आपकी जो हुआ करती है ओपीसी की, वो वहां यूटिलाइज कर लेगी। लेकिन जो CaOH/2 हमारा बन रहा था कंक्रीट सीमेंट के अंदर, उस CaOH/2 के साथ में वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करता है और एक कंपाउंड बनाता है। जो कंपाउंड उसके अंदर अब क्या है, अब उसके अंदर क्या है, अब उसके अंदर हैविंग पोजेसिंग सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, सीमेंटिंग यानी कि बाइंडिंग प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है। अब फायदा इसमें हमें क्या हुआ, जो हमारा COH/2 भी कोई स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, हमारा कोई इसका लेना देना नहीं था, इन दिस प्रोसेस COH/2 is also utilized, which otherwise is destined to leaching out of concrete, leaving a porous and weaker concrete। तो आपको COH/2 जो पहले अनयूटिलाइज था, क्योंकि अब वो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी दे रहा है इन लाइक along with this पोजोलानिक मटेरियल, तो ये भी आपको स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करने लगता है। यानी कि अब तक हम लोग हमारे लिए COH/2 क्या था, अनयूटिलाइज पार्ट था कंक्रीट का, ठीक है नहीं। लेकिन अब उसकी भी हम लोग फायदा हम लोग उठा पा रहे हैं। द केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इज एज गिवन बिलो। यानी कि C3S प्लस वाटर ऐड किया, C3S जेल बना, ये बना। और साथ में इसी तरह से COH/2 भी यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, COH/2 रिएक्ट कर C3S प्लस अदर कंपाउंड से बन रहा है। समझ रही बात को, कि यानी कि पहले सिर्फ आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट जो आपके हुआ करते थे, वो आपका CSH जेल बनाते थे। लेकिन लेकिन अभी इसमें पोजोलाना कौन सा है बताएं आप, पोजोलाना कौन सा है इसके अंदर। पोजोलाना यहाँ पर आप ये वाला मटेरियल, ये SiO2 क्या है, पोजोलाना क्या है, सिलिशियस मटेरियल है। देखिए मैंने आपको बताया ना, इट इज अ सिलिशियस मटेरियल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पोजोलाना मींस सिलिशियस मटेरियल, यानी कि सिलिका उसके अंदर है ना, यानी कि ऑक्साइड फॉर्म में भले है लेकिन सिलिशियस मटेरियल। तो ये जब आपका C3S से आपका COH/2 बाद में आपका बनता है, तो ये COH/2 के साथ में आपका पोजोलाना एक्ट करता है अलॉन्ग विद एल्यूमिनेट्स एंड ऑल दिस थिंग, और C3S जेल ये बनाता है। यानी कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ सिलिकेट से आपको C3 से जेल नहीं मिल रहा, बल्कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी आपको विद द हेल्प ऑफ पोजोलाना C3 से जेल आपको मिल रहा है। तो आपको एक्स्ट्रा C3 से जेल मिल रहा है। एक्स्ट्रा C3 से जेल मिलने से फायदा ये है कि आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है, सिंपल भाषा में बात हम करेंगे तो यही चीज है। ठीक है, ठीक है। अब पोजोलैनिक मटेरियल में क्या क्या चीजें हैं, पोजोलैनिक मटेरियल में हमारे पास क्या क्या चीजें, जनरली फ्लाई ऐश, शेल, वोल्केनिक ऐश, ओपलीन, डायटोमेशियस अर्थ, दीज ऑल आर यूज एज पोजोलाना। ये अलग अलग मटेरियल्स हैं जो पोजोलाना के तौर पे यूज होते हैं। फ्लाई ऐश, शेल, वोल्केनिक ऐश, ओपलीन, डायटोमेशियस अर्थ, दीज ऑल आर यूज एज पोजोलाना। फिर आगे क्या कहा, इट इज easier टू ग्राइंड टुगेदर OPC क्लिंकर्स विद पोजोलाना देन मिक्सिंग द पोजोलाना आफ्टरवर्ड्स एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग। यही चीज हमने
GGBFS में भी पढ़ा था, ग्रानुलेटेड ब्रास फर्नेस स्लैग के बारे में पढ़ा था। वहां पर भी था कि भाई आप इसको अलग से चाहे तो मिला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको ब्लेंड करना, मिक्स करना, कि यानी कि आप पोजोलाना अलग लेंगे, साइड पर लाएंगे, और सीमेंट अलग लाएंगे, आपस में मिलाएंगे। इससे बेहतर है कि आप जब आपके क्लिंकर होते उसी में आप पोजोलानिक मटेरियल को अलॉन्ग विद जिप्सम वगैरह हम लोग ऐड कर देंगे, तो ज्यादा बेहतर हमारी सीमेंट बनती है ना। तो आमतौर पर यही प्रैक्टिस हुआ करती है कि नहीं। क्या प्रॉब्लम होती है कि भाई अगर आपने पहले नहीं किया, तो कहा कि मिक्सिंग आफ्टरवर्ड्स इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ पोजोलाना बीइंग फाइनर देन सीमेंट। सीमेंट से भी फाइन हुआ करता है। सीमेंट की फाइननेस कितनी होती है? सीमेंट की फाइननेस हम देखें, 225 kg पर स्क्वायर मीटर, 225 स्क्वायर मीटर पर केजी होती है। लेकिन फाइननेस ऑफ पोजोलाना आप देखें, पोजोलाना की फाइननेस देखिए तो उसकी फाइननेस 300 स्क्वायर मीटर पर केजी तक है। तो इस वजह से, क्योंकि सीमेंट से भी फाइन होती है, इसलिए मिक्स करना फील्ड में हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहा है कि बेहतर है कि आप जब क्लिंकर्स इसके बनते हैं, उसी टाइम पे पोजोलाना को आपस में मिला के ग्राइंड करके मिक्स कर देना, दैट इज ऑलवेज बेटर। ठीक है। अगेन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छा इनोवेशन हमारे सीमेंट में है, इंडस्ट्री में। फ्लैश इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ थर्मल प्लांट्स। जैसे स्टील प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट क्या था आपका? ब्लास्ट फर्नेस स्लैग ना। ऐसे ही थर्मल प्लांट्स जो हमारे हुआ करते हैं, वहां पर फ्लाई एक वेस्ट प्रोडक्ट है कि नहीं। तो फ्लाई ऐश इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ थर्मल प्लांट विच इज कलेक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिकली प्रेसिपिटेटिंग द एग्जॉस्ट फ्यूम्स ऑफ कोल फायर्ड पावर स्टेशन। तो जो राख बेसिकली हुआ करती है, जो हवा में उड़ के पोल्यूशन का काम करती है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिकल प्रेसिपिटेशन की सहायता से हम क्या करते हैं, उसको जमा करते हैं। The use of flash is an eco-friendly process as precipitation of flash reduces the pollution। जो हवा में घूम के पोल्यूशन करता था फ्लैश, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल में ले रहे हैं हमारे फ्लैश यानी कि पोज़ोलैनिक सीमेंट के अंदर। द क्वालिटी ऑफ फ्लैश इज टेस्टेड। अब उसको टेस्टिंग वगैरह, क्वालिटी ऑफ फ्लैश वगैरह टेस्ट करेंगे, सो एंड सो वॉट एवर डिटेल्स आर देयर। IS 3812 है ना। तो क्वालिटी फ्लैश की टेस्टिंग एज पर IS 3812 1981 से होगी। कोड स्पेसिफाई दैट परसेंटेज ऑफ सिलिका प्लस एल्यूमिना इन फ्लैश, फ्लैश की बात कर रहे हैं हम लोग। कोड स्पेसिफाइज दैट द परसेंटेज ऑफ सिलिका प्लस एल्यूमिना शुड बी एटलीस्ट 70% एंड मैक्सिमम लॉस ऑन इग्निशन शुड बी मैक्सिमम 12%। लेकिन यहाँ पर ये कहा है कि तो कोडल रिक्वायरमेंट ये है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जनरली मच बेटर क्वालिटी इज अवेलेबल फ्रॉम पावर प्लांट एज कम्पेयर टू द कोडल स्पेसिफिक। कोड कहता है कि भाई मिनिमम 70% ये होना चाहिए, मैक्सिमम 12% तक लॉस इन इग्निशन होना चाहिए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो आपको पावर प्लांट से, जो थर्मल पावर प्लांट से हमें जो फ्लैश मिलता है, इसकी क्वालिटी इससे भी बेहतर हुआ करती है। The obvious advantage of using PPC is that impermeable and denser concrete। देखिए, लॉजिक से समझेंगे दोस्तों, समझ में आएगा। एडवांटेज के बारे में कह रहे हैं, the obvious advantage of using PPC is that impermeable and denser concrete is produced by blending OPC with fly ash। कैसे दोस्तों? जैसे हमने आपको बताया कि फ्लैश ऐड करने से, एक तो मैंने आपको एज अ फिलर मटेरियल आपको बता दिया कि वो फ्लैश फिलर का काम कर रहा है। दूसरी चीज, जो CaOH/2, जो अब तक हमारे कंक्रीट में एक कह सकते हैं कि उसकी बॉडी का पार्ट है, लेकिन कोई स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट नहीं करता था, क्योंकि वो जेल नहीं बना पाता था। तो जितना CaOH/2 होता था, उतना पोरस मेरा कंक्रीट होता था। लेकिन now since we are using pozzolanic material and those pozzolanic materials are reacting with COH/2, और आपको फर्दर आपको जेल बना के दे रहे हैं। जेल बनने का मतलब क्या है? CSH जेल बनने का मतलब ये है कि वो भी स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करता है। तो आपका इम्पर्मिएबल, क्योंकि जो पोरोस होता था, अब वो पोर्स नहीं बनेगी ना, क्योंकि वो तो पूरा हाइड्रेट हो जा रहा है पूरा से पूरी तरह से। तो इम्पर्मिएबल एंड डेंसर कंक्रीट इज प्रोड्यूस। ज्यादा डेंस, ज्यादा इम्पर्मिएबल, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंक्रीट आपको मिलेगा, है कि नहीं। और अब स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे कि भाई क्या रोल है इसका स्ट्रेंथ में। तो कहा कि अर्ली स्ट्रेंथ इज कंट्रीब्यूटेड बाय OPC फ्रैक्शन।
जो हमारा ओपीसी फ्रैक्शन शुरुआत में स्ट्रेंथ वो देता है। फिर जब इसका कोटा कंप्लीट हो जाता है, यानी कि उसकी जो जेल जो आपके होते थे रिहाइड्रेशन होना सब कंप्लीट होगा, बाद में आता है आपका पोजोलाना का रोल, जो COH/2 से जेल बना। पोजोलाना ऑल्सो स्टार्ट्स कंट्रीब्यूटिंग आफ्टर सम टाइम। दिस अर्ली स्ट्रेंथ शुड नॉर्मली बी नॉट लेस देन 22 MPa in 7 days and not less than 31 MPa in 31 days. Other properties of PPC like soundness, setting time, etc. are same as OPC. आ रही है बात समझ में दोस्तों? पोजोलानिक मटेरियल क्या करता है कि शुरुआत में तो आपका ओपीसी स्ट्रेंथ लेता है, बाद में पोजोलाना स्ट्रेंथ लेता है। तो अर्ली स्ट्रेंथ के बारे में कहा है कि अर्ली स्ट्रेंथ जो है 7 डेज में 22 MPa से कम नहीं होनी चाहिए, और आपका 28 डेज स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 31 MPa। ये जो वैल्यू जो 22 और 31 MPa है, ये इट इज वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, इट इज नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, क्योंकि कंक्रीट के तो अलग अलग ग्रेड आपके बनाते हैं। तो सीमेंट के बारे में बात चलिए। 7 डेज में 22 MPa से कम स्ट्रेंथ नहीं मिलनी चाहिए, और 20 डेज में 31 MPa से कम मिलनी नहीं चाहिए। क्या फायदे हैं दोस्तों पीपीसी के? व्हाट आर द एडवांटेजेस? तो एडवांटेजेस देखें तो एडवांटेजेस में तो एक हमने आपको बता दिया, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, क्योंकि आपका प्योरेस्ट फॉर्म में जो सीमेंट है वो कम हो गया आपका वॉल्यूम में, है कि नहीं? जैसे मैंने आपको पहले आपको ब्लास्ट फर्नेस से साफ बताया था, वैसे ही है भाई। एक पर्टिकुलर कंक्रीट बनाने में एक्स अमाउंट इतना आपका सीमेंट पहले लगता था। अब आपके पास क्या है, थोड़ा सा फ्लैश है, तो क्या हो गया, जितना आपने फ्लैश डाला है उतना आपका कोर सीमेंट कम हो गया, उतना सीमेंट कम होगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम बनेगा, इतना लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। और दूसरा क्या बताया, रिड्यूस लीचिंग ऑफ COH/2 एज इट इज यूटिलाइज इन रिएक्शन विद पोजोलाना। जो लीच आउट करता था COH/2, वो क्योंकि खुद आपका पोजोलाना के साथ रिएक्ट करके जेल बना के दे रहा है, तो लीचिंग बिकॉज ऑफ COH/2 आपकी कम हो जाती है। और आगे कहा इट कैन बी यूज एट ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस वेयर ओपीसी इज यूज। ये इन जनरल भी बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट सभी जगह पे आप जो है इसको इस्तेमाल में ले, इट कैन बी यूज एट ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस वेयर ओपीसी इज यूज्ड। तो एडवांटेज में आपने देखा कि ऑलमोस्ट सभी जगह पे जहां पर ओपीसी यूज कर सकते हैं वहां पर हम लोग पीपीसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके से कहा गया है। लेकिन देर आर सम स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स लाइक प्रीस्ट्रेस मेंबर्स एंड ऑल दोज प्लेसेस, स्पेशली इन रेलवेज वगैरह, वहां पर हमें जो है कोडल प्रोविजन के हिसाब से सिर्फ ओपीसी इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, पीपीसी को मना किया गया है। ठीक है, लेकिन अदरवाइज हम हर जगह ओपीसी इस्तेमाल में ले सकते हैं। Now coming to the next type of cement, that is air entraining cement. Air entraining cement. अब देखिए दोस्तों, जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो आम तौर पर हमारी टेंडेंसी होती है कि कंक्रीट डेंस और कॉम्पैक्ट बने, उसके अंदर ज्यादा एयर वॉइड्स ना हो। करेक्ट? जितनी ज्यादा उसके अंदर एयर वॉइड्स हुआ करती उतनी कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम होती है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक टाइप ऑफ सीमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एयर एंट्रिंग सीमेंट, जहां पर कंक्रीट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर एंट्रेनिंग एयर, हम एयर बबल्स डाल रहे हैं। एयर इज एंट्रेंड इन द कंक्रीट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स विच मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट। क्या मकसद है इसके पीछे, ये समझना पड़ेगा। एयर इज एंट्रेंड इन द फॉर्म ऑफ बबल्स विच मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट। What are the properties of fresh concrete? That is workability, segregation, bleeding, and finishing characteristics. और आगे क्या कहा, it also modifies the properties of hardened concrete, that is nothing but resistance to frost action and permeability. सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि दोस्तों, जिस एयर वॉइड की हम आमतौर पर बात करते हैं कि जितना एयर वॉइड ज्यादा होगा उतनी कंक्रीट की स्ट्रेंथ होगी, दे आर जनरली, वी कैन कॉल इट एज लाइक ट्यूबुलर टाइप ऑफ वॉइड्स होते हैं बेसिकली, यानी कि जो चैनलाइज हो सकते हैं, कि एक जगह से दूसरे चैनलाइज टाइप के होते हैं,
उनकी बात होती है दोस्तों। ठीक है, वो आपकी स्ट्रेंथ को कम करते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए हम अच्छी कॉम्पैक्शन वगैरह हम करते हैं ताकि डेंस कंक्रीट हमारी बने। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग एयर एंट्रेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जहाँ पे आप एयर एंट्रेन सीमेंट इस्तेमाल करेंगे तो आप कॉम्पैक्शन नहीं करेंगे, नहीं, कॉम्पैक्शन आपको यहाँ भी लगनी है। लेकिन ये जो एयर एंट्रेन सीमेंट है इसके अंदर वेरी फाइन फाइन एयर बबल्स आर एडेड, spherical air bubbles are added which are not continuous in nature, ट्यूबुलर इन नेचर नहीं होते, बल्कि वो फाइन फाइन एयर बबल्स हमारे हुआ करते हैं। इसका मकसद क्या है अभी आपको पता लगेगा। These air bubbles acts as flexible ball bearings so that friction between the various ingredients of concrete is reduced and workability is automatically improved without additional water। और बहुत ज्यादा एयर एंट्रेनमेंट नहीं होता। डिजायरेबल एयर कंटेंट इज 3 to 6%। हमने शुरुआत में कंक्रीट बनाने के बारे में जब पिछले सेशन में पढ़ा था तो हमने आपको बताया था कि पानी जो आप डालते हैं कंक्रीट के अंदर, तो आपका दो मकसद होता है। एक मकसद होता है स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए, हाइड्रेशन रिएक्शन के लिए। लेकिन उतना पानी काफी नहीं हुआ करता है आपकी कंक्रीट की मिक्सिंग के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पूरे के पूरे मिनरल एग्रीगेट्स को आपको अच्छी तरह से भिगाना है उसको, और उसके अंदर फ्रिक्शन कम करना है, एक ल्यूब्रिकेशन इफेक्ट आना चाहिए। इस वजह से हमें थोड़ा ज्यादा पानी डालना पड़ता ताकि हमें कम एनर्जी लगानी पड़े उसको मिक्सिंग करने के लिए। ठीक है। नाउ मोर द अमाउंट ऑफ वाटर, मोर विल बी द वर्केबिलिटी बट लेस विल बी द स्ट्रेंथ। करेक्ट? मोर विल बी द वर्केबिलिटी बट द स्ट्रेंथ विल बी लेस। सो नाउ अब हमारे पास एक ऑप्शन हुआ करता है, वी आर यूजिंग प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर एज ए ल्यूब्रिकेंट, जो आपके जो हेल्ड वाटर होता है उसको रिलीज करता है आपके कंक्रीट बनाने में। ऐसा ही हमारा एक एयर एंट्रेनिंग सीमेंट है, वेर इन वी आर लाइक इंट्रोड्यूसिंग एयर बबल अराउंड कंक्रीट का जो भी होगा उसमें 3 से 6% हिस्से में आपको एयर बबल्स वगैरह हमारे जो बॉल बेरिंग सॉर्ट ऑफ जो होते हैं, और वो फ्लेक्सिबल बॉल बेरिंग सॉर्ट ऑफ वो बनाए बनते हैं उसके अंदर। एंड व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर एक्चुअली एक्टिंग एज अ lubricant। बॉल बेरिंग इफेक्ट आता है तो मिक्सिंग में आपको सहायता प्रदान करता है। तो आपको वर्केबिलिटी विदाउट एडिशनल वाटर के मिल जाता है। वर्केबिलिटी इज ऑटोमेटिकली इंप्रूव विदाउट एडिशनल वाटर, यानी एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे आप, लेकिन आपको वर्केबिलिटी। इससे अच्छी क्या चीज हो सकती है कि आप पानी भी कम डालें और वर्केबिलिटी भी है। कम पानी में वर्केबिलिटी चाहिए तो वो मिल रहा है आपको। वर्केबिलिटी इज ऑटोमेटिकली इंप्रूव विदाउट एडिशनल वाटर। लेकिन बहुत ज्यादा एयर एंट्रेनमेंट नहीं करना होता। द डिजायरेबल एयर कंटेंट इज अराउंड 3 to 6%। अब व्हाट आर द वेरियस एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स जो आमतौर पर हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं एयर एंट्रेनिंग सीमेंट में? तो वेरियस एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स जनरली यूज्ड आर अल्कली सॉल्ट्स ऑफ वुड रेसिन, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, कैल्शियम लिग्नोसल्फेट, एल्यूमिनियम पाउडर, एनिमल फैट्स एटसेट्रा। यानी कि एयर एंट्रेनिंग एजेंट के तौर पर हम लोग इन चारों चीजों को इस्तेमाल में ले सकते हैं: अल्कली सॉल्ट्स ऑफ वुड रेजिन या सिंथेटिक डिटर्जेंट, कैल्शियम लिग्नोसल्फेट या एल्यूमिनियम पाउडर और एनिमल फैट एटसेट्रा। हम लोग एज एन एयर एंट्रेनिंग एजेंट के तौर पर हम लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं। ठीक है। दीज आर ऑल्सो अवेलेबल अंडर कमर्शियल, मार्केट में अलग अलग नाम से आपको मिले। दीज आर ऑल्सो अवेलेबल अंडर कमर्शियल नेम सच एज विंसॉल रेजिन, एरालॉन, डेरेक्स, टी पोट एटसेट्रा। ये समझाने के लिए बता रहे हैं सिर्फ, हाँ। ऐसे मार्केट में तो चेंज होते रहते हैं, अभी हो सकता है और कोई दूसरे प्रोडक्ट भी होंगे। जस्ट फॉर क्लैरिटी, एंट्रेंड एयर इज डिफरेंट। हाँ, यहाँ पर अभी जो मैं आपको बता रहा था ना वो इंपॉर्टेंट चीज है। जस्ट फॉर क्लैरिटी, एंट्रेंड एयर इज डिफरेंट फ्रॉम एंट्रैप्ड एयर। एंट्रेंड एयर यानी जो हमने इंटेंशनली ऐड किया है एयर इन ऑर्डर टू improve वोकेबिलिटी। वेराज एंट्रैप्ड एयर क्या है? एंट्रैप्ड एयर वो एयर है, वो इनसफिशिएंट कॉम्पैक्शन की वजह से जो आपके कंक्रीट के इंटरस्टाइसिस के अंदर एयर वॉइड्स रह जाते हैं उसे हम कहते हैं एंट्रैप्ड एयर। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अभी देखेंगे टेबल 3 में डिफरेंस बिटवीन एंट्रेन एंड एंट्रैप्ड एयर।
मैं आपको बार बार पहले से ही बता रहा था इसके बारे में, अब वही चीज हम यहाँ पर देखेंगे। एंट्रेन्ड एयर वर्सेस एंट्रैप्ड एयर। एज द नेम सजेस्ट, एंट्रेन्ड एयर क्या है? इट इज इंटेंशनल and it is distributed evenly. And trend air is intentional, intentionally we are adding it, और वो इवनली पूरे आपके कंक्रीट में हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। whereas if we talk about entrapped air, it is due to insufficient compaction and unevenly distributed। insufficient compaction की वजह से entrapped air आती है, और unevenly distribute ये हुआ करती है। ठीक है। The size of bubbles in entrained air is very small, ranging from 5 micron to 80 microns। एयर बबल जो हमारे एंट्रेंड एयर की होती है बहुत फाइन होती है, 5 माइक्रोन से लेकर 80 माइक्रोन, यानी छोटे से छोटा आपका 5 माइक्रोन और अप टू 80 माइक्रोन, ये साइज का बेसिकली बबल्स इसके अंदर हुआ करते हैं। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट entrapped air, the size of entrapped air pockets may vary from 10 micron to 1000 माइक्रोन। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा फर्क यहाँ पर है। इसमें एंट्रैप्ड एयर में बड़े बड़े पॉकेट्स आपके रहे, आपने देखा होगा बाहर, कई बार आपने देखा होगा कंक्रीट की जब शटर्स ओपन की जाती है, जैसे खास करके कॉलम में, बीम में, कहीं पे आप देखते हैं कुछ कुछ जगह पे आपको सिर्फ एग्रीगेट्स दिखते हैं, वहां पे सीमेंट पेस्ट पहुंचा ही नहीं होता है। दैट इज नथिंग बट एंट्रैप्ड एयर। भाई आपने कॉम्पैक्शन किया ही नहीं सही तरीके से, उसके अंदर एयर एंट्रैप्ड है। जाहिरी तौर पर हमको दिख रहा था कि भाई कंक्रीट अच्छी अच्छी डेंस है, लेकिन हमें दिख रहा है कि एंट्रैप्ड है कि नहीं? द साइज ऑफ एंट्रैप्ड एयर पॉकेट्स में वेरी फ्रॉम 10 माइक्रोन टू 1000 माइक्रोन एज कम्पेयर टू एंट्रेन, जाके वो 5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन के बीच में होता है। अगली बात, द शेप इज नियरली स्पेरिकल ना, मैंने कहा ना फ्लेक्सिबल बॉल बेयरिंग की तरह होता है, तो करीबन वो स्पेरिकल हुआ करता है एंट्रेंड एयर। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एंट्रैप्ड एयर की, तो एंट्रैप्ड एयर मे बी ऑफ एनी शेप एज इट फॉलोज द कंटूर्स ऑफ एग्रीगेट सरफेस। किसी भी आकार का हुआ कर सकता है, किसी भी साइज का हुआ कर सकता है। एंट्रेंड एयर इज अ डिजायरेबल प्रोसेस है, तो हम इंटेंशनली डाल रहे हैं तो डिजायरेबल है। लेकिन एंट्रैप्ड एयर इट इज अनडिजायरेबल, इट इज एन अनडिजायरेबल इंक्लूजन, इसे हमें निकालना है, लेकिन अगर ये कहीं रह जाती है एंट्रैप्ड है, यानी कि ये क्या अनडिजायर्ड वन है। ठीक है। तो दिस डिफरेंस बिटवीन एंट्रेन्ड एंड एंट्रैप्ड एयर मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा इसके डिफरेंस जोन में, एंट्रेन्ड वर्सेस एंट्रैप्ड एयर। अब आगे बात करते हैं हम लोग, क्या कहा जा रहा है? एयर एंट्रेनिंग सीमेंट इज नॉट वेरी पॉपुलर इन इंडिया एंड इट इज नॉट कवर्ड बाय एनी आईएस कोड एज वेल। एयर एंड ट्रेनिंग सीमेंट बहुत पॉपुलर नहीं है हमारे देश में, ना ही कोई आईएस कोड से कवर है। लेकिन पास्ट में हमने इनको इस्तेमाल, बट इन 1950s इट हैड बीन यूज्ड इन सम ऑफ द वेरी बिग डैम्स इन इंडिया लाइक हीराकुड डैम, कोयना डैम एंड रिहंद डैम। For these work, the air and training agents like Winsol and Derex were imported from the USA। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में बताया कि बहुत ज्यादा हमारे देश में एयर एंड ट्रेनिंग सीमेंट इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन कई जगह पे कोई प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट जैसे डैम वगैरह में पास्ट में इस्तेमाल में लिया गया है। नाउ कमिंग टू क्विक सेटिंग सीमेंट, जिसे हमने शुरू में पढ़ा था, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और क्विक सेटिंग सीमेंट दोनों में डिफरेंस है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, whereas क्विक सेटिंग सीमेंट एज द नेम सजेस्ट जल्दी से सेट होने वाली सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट, द सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट इज वेरी लेस इफ जिप्सम इज नॉट एडेड एट द क्लिंकरिंग स्टेज। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो C3A हुआ करता है सीमेंट के अंदर, क्विक सेटिंग के लिए वो जिम्मेदार हुआ करता है कि नहीं? तो अगर हम लोग जिप्सम हम इसीलिए डालते हैं बिकॉज जिप्सम एज एक्ट्स एज अ रिटार्डर। लेकिन अगर हम लोग जिप्सम को हम लोग क्लिंकर में स्टेज में नहीं डालेंगे तो क्या होगा कि बहुत जल्दी सीमेंट सेट होगी। देयरफॉर when quick setting cement is required, the gypsum is deliberately added in less quantity or not added at all। अब वो डिपेंड करता है कि आपको सेटिंग टाइम कितना चाहिए। आपको मान के चलिए, एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, इनिशियल सेटिंग टाइम आमतौर पर 30 मिनट्स है, मुझे चाहिए कि भाई 10 मिनट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं
कम से कम जिप्सम डालूंगा, उतना डोजेज कम कर दूंगा जिप्सम का, जिससे कि स्वेटिंग टाइम थोड़ी सी आपकी ज्यादा रिटार्ड ना हो। ठीक है। इसी तरीके से कई बार ऐसा हो जाता है कि और कम समय चाहिए, तो बोले कि जिप्सम डालना ही नहीं है, रिटार्ड करना ही नहीं, तुरंत सेट होना है, तो वो भी कर सकते हैं। तो यही कहा है कि जिप्सम इज डिलिबरेटली एडेड इन लेस क्वांटिटी और नॉट एडेड एट ऑल। दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज यूजफुल इन फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग वाटर के अंदर जल्दी सेटिंग की सीमेंट इज यूज फ्लोइंग वाटर एंड सम टिपिकल ग्राउटिंग ऑपरेशन। जो हम लोग ग्राउटिंग करते नहीं है क्या, कि जहीं पर जहाँ कोई वॉल, रिटेनिंग वॉल है, पोरस हो गई है, टनल लाइनिंग्स है, या इस तरीके का कोई भी स्ट्रक्चर है जहाँ पर ग्राउटिंग की आवश्यकता पड़ती होगी, तो वहां पर तो पानी वगैरह हुआ करता है। तो ग्राउटिंग की प्रक्रिया में भी हम लोग जो है क्विक सेटिंग सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद होता है जल्द से जल्द वो सेट हो जाए, स्ट्रेंथ गेन कर ले। Now, coming to the next type of cement is expansive cement. Expansive cement. अब देखिए, आमतौर पर सीमेंट श्रिंक होती है, तो कहा जनरली देर इज अ टेंडेंसी ऑफ श्रिंकेज इन ग्रीन कंक्रीट ड्यू टू ड्राइंग। ग्रीन कंक्रीट का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ग्रीन कंक्रीट का मतलब ग्रीन कलर नहीं है, बल्कि फ्रेश कंक्रीट को ग्रीन कहते हैं। तो देर इज अ टेंडेंसी ऑफ श्रिंकेज इन ग्रीन कंक्रीट ड्यू टू ड्राइंग। ड्राई जब होता है तो श्रिंक होती है। तो श्रिंकेज एसोसिएटेड विद रिडक्शन इन वॉल्यूम, श्रिंकेज होगा तो वॉल्यूम कम होगा, विच में कॉज क्रैकिंग। जब वॉल्यूम कम होगा तो क्रैक जब होगा कंक्रीट के अंदर, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम यूज कर सल्फर। इफ सल्फो एल्यूमिनेट इज एडेड टू द सीमेंट, द एक्सपांशन ड्यू टू सल्फो एल्यूमिनेट विल काउंटरैक्ट द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। अगर आप सल्फो एल्यूमिनेट सीमेंट के अंदर ऐड करते हैं तो जो एक्सपांशन ड्यू टू सल्फो एल्यूमिनेट विल काउंटरैक्ट द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। तो वो क्या करता है, बेसिकली दो चीजें हैं। सीमेंट श्रिंक हो रही है, और एक्सपांसिव सीमेंट में जो सल्फर एल्यूमिनेट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एक्सपांड होने की। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि भाई एक चीज सिकुड़ रही है और एक चीज फैल रही है, तो जब दोनों को आपस में मिला लेंगे तो इफेक्ट उसका क्या आएगा, नलीफाई होगा। तो कहा इफ सल्फर एल्यूमिनेट इज एडेड टू द सीमेंट, द एक्सपांशन ड्यू टू सल्फर एल्यूमिनेट will counteract the shrinkage of concrete. This cement is used for repair works where the change in volume is not desirable. रिपेयर वर्क्स में इस्तेमाल करते हैं जहां पर चेंज इन वॉल्यूम डिजायरेबल नहीं हुआ करती है। ठीक है। दिस इज एक्सपांसिव सीमेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट, दैट इज हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट, एज द नेम सजेस्ट, इसके अंदर एल्यूमिना कंटेंट ज्यादा है। हाई एल्यूमिना सीमेंट, this cement has very high rate of strength development. In this type of cement, up to 80% of total strength is achieved in one day only. एक दिन में करीबन 80% स्ट्रेंथ आपको मिल जाती है। हाई रेट ऑफ सीमेंट है। क्या किया जाता है इसके अंदर, लाइम एंड बॉक्साइट आर यूज एज रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग दिस सीमेंट। ये सीमेंट बनाने के लिए हम लाइम एंड बॉक्साइट को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज ऑफ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट से आपका एल्यूमिनियम बनता है, आप सभी जानते होंगे ना। तो बिकॉज ऑफ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ बॉक्साइट, दिस सीमेंट इज कॉल्ड हाई एल्यूमिना सीमेंट। द रेट ऑफ हीट जनरेशन इज ऑल्सो प्रोपोर्शनली हाई, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, दैट इज 2.5 to 3 टाइम्स ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। यानी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जैसा उसमें सीथनेस ज्यादा होता है, तो आप हीट जनरेशन ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से भी 2.5 से 3 गुना ज्यादा आपका क्या होता है, हीट जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि एक दिन में आपको 80% स्ट्रेंथ आपको मिल रही है ना, यू आर गेटिंग इट ना। इन दिस टाइप ऑफ सीमेंट अप टू 80% टोटल स्ट्रेंथ इज अचीव्ड इन वन डे ओनली। ठीक है। अब इसके साथ में क्या कहा गया है, द फॉर्म वर्क शुड बी स्ट्रिप्ड ऑफ, इसमें जो है फॉर्म वर्क जल्दी निकालना है। द फॉर्म वर्क शुड बी स्ट्रिप्ड ऑफ एज अर्ली एज पॉसिबल टू प्रिवेंट बिल्डअप ऑफ हाई टेम्परेचर। ओके। This cement is resistant to sulfate attack due to inert quality of alumina gel and absence of COH by 2. This is sulfate resistant cement है। क्यों है दोस्तों? बिकॉज जो एल्यूमिना जेल है दैट इज इनर्ट इन नेचर।
No, this cement is resistant to sulfur attack due to inert quality of aluminum gel and absence of COH by 2. So these were different types of cement that we may encounter, या ये जो कह सकते हैं इतने टाइप ऑफ सीमेंट हमारे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं। तो नेम देम मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगा आप लोगों को। अब देख लीजिएगा, वापस से आपको नाम पता चल जाएंगे। बिल्कुल शुरुआत से, सबसे पहले आपके ओपीसी से हम शुरुआत करेंगे ना। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसके बाद में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, फिर आया हमारा सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, देन केम ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, देन केम आपका पीपीसी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, के बाद में एयर एंट्रेनिंग सीमेंट, नाउ कमिंग टू क्विक सेटिंग सीमेंट, expansive cement, high alumina content cement. These all are different types of cement. Okay.